विद्यार्थियों, आज हम लोग विज्ञान और प्रौद्योगिकी साइंस फर्स्ट, इसे भाग 1 कहते हैं, कक्षा 10वीं के अंतर्गत हम लोग जो पाठ अभी हम लोगों का रनिंग में चल रहा था विद्युत धारा, उसमें जो अगला नेक्स्ट पॉइंट है पेज नंबर 53 पर दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। बच्चों, यह 1 नंबर की परिभाषा पूछी जाती है कि दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम लिखो। तो इसके लिए यहाँ पर दिया गया एक आयताकार कॉलम दिया गया, इसमें चित्र बनाया गया है। जैसे हम यहाँ दिखा रहे हैं कि यदि हम अपने दाहिने हाथ में, यदि कहा जा रहा है कि यदि किसी विद्युत चालक को अपने दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़ते हैं कि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा में तार पर स्थित है और आपकी उंगलियां उस तार को लपेटी रहती हैं, तो उंगलियां जो है विद्युत धारा की दिशा को दर्शाती हैं और यहाँ पर उंगली की दिशा ही चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाओं की दिशा होती है। तो आपके पाठ्य पुस्तक बच्चों यहाँ बताया गया है, ऐसा कल्पना कीजिए कि सीधे विद्युत चालक को अपने दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़ा है कि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा तार पर स्थित है। अब आप अपनी उंगलियों से तार को घेरें। उंगलियों की दिशा ही चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाओं की दिशा दर्शाती है। जैसा कि फिगर 4.7 दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम यहाँ चित्र में बच्चों यहाँ दिखाया दे रहा है। देखो, जैसे आपके पेन है, एक चालक है, इसको हमने इस प्रकार पकड़ा है कि अंगूठा ऊपर की ओर है, अंगुलियाँ जो है इस पेन को यहाँ पर घेरे हुई हैं, तो अंगूठा जो है विद्युत दिशा दर्शाता है और घेरी हुई उंगलियाँ जो हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती हैं। तो यदि प्रश्न में निश्चित रूप से यह परिभाषा में आता है कि दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम लिखो, तो इसको लिखना आवश्यक है। चित्र बनाने की कोई यहाँ पे ज़रूरत नहीं है यदि प्रश्न 1 नंबर के अंतर्गत है। तो जानकारी प्राप्त कीजिए बच्चों, यहाँ दिया है कि दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम को मैक्सवेल का कार्क-स्क्रू नियम भी कहा जाता है। यह कार्क-स्क्रू नियम है। यह प्रश्न 2 ढंग से पूछा जा सकता है परीक्षा में। एक तो दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, अधिकांशतः इसी के आधार पर पूछते हैं। कभी कभी हो सकता है कि एग्जामिनर प्रश्न को घुमाए तो प्रश्न को ऐसा भी पूछ सकता है कि आप मैक्सवेल के कार्क-स्क्रू नियम को स्पष्ट कीजिए। अब हम लोग दूसरे पॉइंट पाते हैं बच्चों। विद्युत चालक तार की एक फेरे वाली कुंडली में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के कारण निर्मित होने वाला चुंबकीय क्षेत्र। इसमें बच्चों यहाँ पे 4.8 का फिगर यहाँ दर्शाया गया है कि चालक की कुंडली में से प्रवाहित विद्युत धारा द्वारा निर्मित होने वाला चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि हम 4.8 के आकृति के आधार पर विभिन्न घटक लेते हैं। विभिन्न घटक में क्या होता है, तांबे का वायर होता है, यहाँ पे सेल्स होते हैं, यहाँ पे चुंबक होता है, ये सब विभिन्न घटक ले जाते हैं। बताया जा रहा है कि विभिन्न घटक ले करके हम एक परिपथ तैयार करते हैं। कुंडली में से विद्युत धारा शुरू करने पर कुंडली के प्रत्येक बिंदु के पास चुंबकीय बल रेखाएं निर्मित होती रहती हैं। लेकिन यह ध्यान रखें कि जैसे जैसे हम दूर जाते हैं वैसे वैसे चुंबकीय बल रेखाएं समकेंद्रीय वृत्त बड़े हो जाते हैं। ये जो है केंद्र के पास रहते हैं तो चुंबकीय बल रेखाएं काफ़ी नज़दीक रहती हैं, लेकिन जैसे जैसे हम दूर जाते हैं इनके समकेंद्रीय वृत्त बड़े होते जाते हैं। जब हम कुंडली के मध्य भाग में आएंगे तब वृत्त इतने बड़े हो जाएंगे कि उनका चाप सरल रेखा में दर्शाया जा सके। आकृति 4.8 में चुंबकीय बल रेखाओं को केवल बिंदु P और Q के पास दर्शाया गया है। यहाँ पर देखें बिंदु P है और यहाँ पर बिंदु Q के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक इसी प्रकार से कुंडली के प्रत्येक बिंदु के पास ऐसी धाराएं, ऐसी चुंबकीय क्षेत्र निर्मित होता है। इस प्रकार प्रत्येक बिंदु कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होगा। अब आप ध्यान दें, इसमें जो है अभी हमने जो नियम पढ़ा, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम का उपयोग इस कुंडली में किया जाता है। तार की कुंडली का प्रत्येक बिंदु कुंडली के मध्य भाग में स्थित चुंबकीय बल रेखाएं निर्मित करने में सहभागी होता है और ये बल रेखाएं कुंडली के मध्य भाग के एक ही दिशा में कार्य करती हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तार में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के कारण किसी भी बिंदु पर निर्मित होने वाले चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता विद्युत धारा पर निर्भर करती है। दूसरा पॉइंट बच्चों हम लोग यहाँ देखेंगे, परिनालिका।
प्रणालिका में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा द्वारा निर्माण होने वाला चुंबकीय क्षेत्र। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट इन ए आपका सोलेनॉइड्स। पहले हम लोग इसमें एक नंबर परिभाषा बच्चों, प्रणालिका किसे कहते हैं, इसको सोलेनॉइड कहा जाता है। प्रणालिका की परिभाषा पूछी जाती है एक नंबर में, इसका उत्तर होगा विद्युत अवरोधक आवरण वाली तांबे के तार लेकर तार के फेरों की कुंडली तैयार करने पर बनने वाली रचना को प्रणालिका कहते हैं। 4.9 में बच्चों फिगर में देखिए, प्रणालिका में से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर निर्मित चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय बल रेखाएं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तांबे के वायस अनेक फेर लपेटे गए हैं, इससे प्रणालिका का निर्माण किया गया है। प्रणालिका में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर निर्मित होने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संरचना 4.9 में दर्शाई गई है। छड़ चुंबक के चुंबकीय बल रेखाओं से आप परिचित ही हैं। प्रणालिका द्वारा निर्मित होने वाले चुंबकीय क्षेत्र के सभी गुणधर्म छड़ चुंबक द्वारा निर्मित होने वाले चुंबकीय क्षेत्र के गुणधर्मों के समान होते हैं। यहाँ पे जो तीर के निशान बताए गए हैं, वहाँ पे तीर के निशान वहाँ पे प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की दिशा को दर्शाते हैं। प्रणालिका का एक खुला सिरा चुंबकीय उत्तरी ध्रुव के रूप में होता है, नॉर्थ कहते हैं, और दूसरा दक्षिण ध्रुव के रूप में काम करता है, नॉर्थ, और यहाँ पे नॉर्थ और साउथ का काम करता है। प्रणालिका की चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर समांतर रेखाओं के स्वरूप में कार्य करती हैं। इसका अर्थ यह होता है बच्चों कि चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वह प्रणालिका के आंतरिक भाग में सर्वत्र समान होती है, अथवा इसे हम दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। करके देखिए बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाला बल, फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड। इसमें बच्चों 4.10 का फिगर यहाँ पे है। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल, इसके लिए आवश्यक सामग्री यहाँ पे तांबे की लचीली तार ली गई है, स्टैंड लिया गया है, विद्युत सेल लिया गया है और प्रबल चुंबकीय क्षेत्र वाला नाल चुंबक लिया गया है। आकृति 4.10 के आधार पर उपकरण को व्यवस्थित किया गया है। व्यवस्थित करने के बाद जब तार में से धारा प्रवाहित नहीं होती तब तार सीधी रेखा में होती है, जो कि स्थिति ए को यहाँ पर दर्शाती है। ये देखिए, एक यहाँ पर वायर एक सीधी रेखा में व्यवस्थित किया गया है। इसका मतलब है कि इसमें से विद्युत का प्रवाह नहीं होता। जब ऊपर से नीचे को, आप तीसरा 80 वाला फिगर देखो बच्चों, जब ऊपर से नीचे, यहाँ तीर का निशान बता रहा है, ऊपर से नीचे धारा, यहाँ पे धारा ऊपर से नीचे तक प्रवाहित हो रही है, तो इसमें बता रहे हैं कि प्रवाहित होने पर तार मुड़ जाती है, और जब तार ये थोड़ा देखिए या मुड़ती है तो यह सी स्थिति में दर्शाया जाता है। पहली स्थिति ये है जहाँ पे धारा का प्रवाह नहीं होता, तार सीधी रेखा में है, और सी वाली स्थिति में विद्युत धारा ऊपर से नीचे प्रवाहित होती है तो तार मुड़ा हुआ दिखाई देता है। अब हम आते हैं बी वाली स्थिति में बच्चों, विद्युत धारा की दिशा विपरीत, अथवा अब देखिए यहाँ पे ऊपर से नीचे था, यहाँ पे बच्चों यहाँ नीचे से ऊपर जा रहा है, तो नीचे से ऊपर करने पर तार मुड़ती है, परंतु इस स्थिति को हम बी फिगर से दर्शाते हैं। अर्थात तार पर बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा की दिशा के लंब दिशा में होती है। यहाँ चुंबकीय क्षेत्र दिशा एन से एस की ओर। इस प्रयोग से बच्चों क्या स्पष्ट होता है? इस प्रयोग से स्पष्ट होता है कि जब चुंबकीय क्षेत्र में चालक में से धारा प्रवाहित होती है तब उस चालक पर एक बल निर्मित होता है। विद्युत धारा की दिशा विपरीत करने पर बल की दिशा भी विपरीत हो जाती है। चुंबक को यदि उल्टा किया जाए, अर्थात उत्तर ध्रुव के स्थान पर दक्षिण ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के स्थान पर उत्तर ध्रुव रखा जाए तो क्या होगा? तो इससे स्पष्ट होता है कि चुंबकीय क्षेत्र के प्रवाह से धारावाही चालक पर बल निर्मित होता है। बल की दिशा विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इन दोनों पर निर्भर करती है। बच्चों अभी एक और नियम आता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखो। अभी हमने जस्ट इसी चैप्टर में अभी बताया कि फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का भी नियम, दाहिने हाथ का नियम बाएं हाथ नियम में अंतर है, ये जरा आप ध्यान समझ लीजिए। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखो, एक नंबर परिभाषा में लिखेंगे। यहाँ आप ध्यान दें कि ये माने फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जो होता है, यह बताया गया है कि इस नियम के अनुसार बाएं हाथ के अंगूठे तर्जनी और मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत रखें, जैसा कि यहाँ फिगर में दर्शाया गया है। अंगूठा विद्युत चालक की दिशा दर्शाता है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाती है
और मध्यमा जो है विद्युत धारा की दिशा दर्शाती है। तो आप ध्यान रखेंगे कि बाएं हाथ के अंगूठा तर्जनी अंगूठा है और ये तर्जनी है और मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत रखने पर यह तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, मध्यमा विद्युत धारा की दिशा में हो, अंगूठे की दिशा विद्युत चालक पर लंब दिशा दर्शाती है। इसे ही फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहते हैं। एग्जाम परीक्षा में यह जो है फिगर के लिए नहीं आता, नियम पूछा जाता है। तो इसमें से ध्यान रखिए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम अथवा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, इसमें से 1 अथवा 2 नंबर का प्रश्न है, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब हम लोग बच्चों देखेंगे इसी में विद्युत चलित्र, इसको इलेक्ट्रिक मोटर कहते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा 4.12 का फिगर देखो बच्चों। दैनिक जीवन दैनिक उपयोग का विद्युत चलित्र है। विद्युतीय ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करने वाले यंत्र को विद्युत चलित्र कहते हैं। इसे इलेक्ट्रिक मोटर भी कहा जाता है। हमारे आसपास दैनिक जीवन में विद्युत चलित अथवा इलेक्ट्रिक मोटर एक वरदान के रूप में कार्य करता है। इसका उपयोग हम लोग प्रशीतक के रूप में, पंखे के रूप में, मिक्सर, धुलाई यंत्र, संगणक, पंप के रूप में इत्यादि में हम कर सकते हैं। यहाँ पे 4.13 विद्युत चलित तत्व के कार्य और इसकी संरचना पर ध्यान देंगे। एक फिगर दिखाया गया बच्चों। विद्युत चलित में मोटर, विद्युत अवरोधक और एक तांबे का वायर होता है। देखिए ABCD, एक तांबे के वायर से एक आयताकार कुंडली बना लेते हैं, एक आयताकार कुंडली बनाते हैं बच्चों। यह कुंडली चुंबक के नाल चुंबक N और S के बीच इस प्रकार से रखते हैं कि इसकी भुजा AB तथा CD भुजाएं एक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत हो। AB और CD चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो और यह आयताकार कुंडली चुंबक N और S के ठीक मध्य में हो। कुंडली के 2 सिरे विभक्त वलय के 2 अर्धभाग हैं। यहाँ पर दोनों अर्धभाग को यहाँ पर दर्शाया जाता है। X अर्धभाग और Y संयोजित करते हैं। इन अर्धभागों के भीतरी सतह विद्युत अवरोधी होते हैं और चलित्र की धुरी से अटैच रहते हैं। X तथा Y अर्धवलय के बाहरी विद्युत वाहक पृष्ठभाग 2 स्थित कार्बन E और F से संपर्क करते हैं। अब इसकी कृति पर ध्यान दें बच्चों। ये तो इसकी संरचना की बात रही। कृति यह है कि विद्युत परिपथ पूर्ण करने पर विद्युत धारा E और F, यहाँ पे E और F कार्बन ब्रशों के माध्यम से कुंडली में धारा प्रवाहित होती है। कुंडली की भुजा AB में विद्युत धारा A से B की ओर जाती है, A से धारा B की ओर जाती है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा N ध्रुव से S ध्रुव की ओर होने का उसका प्रभाव AB भुजा पर पड़ता है। इसमें इलेक्ट्रिक मोटर में बच्चों फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का उपयोग किया जाता है। AB भुजा पर निर्मित होने वाला बल उसे नीचे को ढकेलता है और CD भुजा पर होने वाला विद्युत धारा की दिशा AB भुजा के विपरीत होने के कारण निर्मित होने वाला बल उस भुजा को ऊपर की ओर विपरीत दिशा में रखता है। अर्थात इस प्रकार कुंडल और धुरी घड़ी के कांटों के विपरीत दिशा में घूमते हैं। आधा घूर्णन होते ही विभक्त वलय अर्धवलय X और Y क्रमशः E और F कार्बन ब्रश के संपर्क में आ जाते हैं और कुंडली में धारा DCBA के अनुसार प्रवाहित होने लगती है। इसी कारण DC भुजा पर नीचे की ओर, BA भुजा पर ऊपर की ओर बल क्रियाशील रहता है और कुंडली अगला अर्धगुण पहले की ही दिशा में पूर्ण करती है। इस प्रकार प्रत्येक अर्धगुण के बाद कुंडली तथा धुरी एक ही साथ घड़ी के कांटों की दिशा में घूमती रहती है। इस प्रकार से हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर की फर्स्ट पैराग्राफ में बच्चों उसकी संरचना, सेकंड पैराग्राफ में उसकी कार्यप्रणाली का अध्ययन किए। तो हम लोग आज यहीं तक अध्ययन करेंगे। बेस्ट ऑफ लक। इसे ध्यान से पढ़िएगा और समझकर पॉइंट वाइज लिखिएगा।